देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस अवसर पर द इंडियन अफेयर्स शुरुआत करने जा रहा है एक ऐसे शो का जिसका सभी को इंतज़ार था, द वॉरियर स्पीक्स। द वॉरियर स्पीक्स में आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल GS रावत, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल, जो भारतीय सेना में 37 वर्ष तक विभिन्न ऑपरेशन का हिस्सा रहे, इसलिए आपको मैन ऑफ ऑपरेशंस भी कहा जाता है। हालांकि दुश्मनों ने आपको द डर्टी हैरी भी नाम दिया है। जनरल रावत के शौर्य के किस्से भारत में तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही पाकिस्तान और उनकी खुफिया एजेंसी भी आपसे खौफ खाती है। यहाँ तक कि पाक ISPR में मेजर जनरल GS रावत के बलिदान तक की अफवाहें उड़ गई थी और ऐसे ही कई प्रोपेगेंडा में उनका साथ भारत के लूटियंस यानी भारत के कई नामी सीनियर जर्नलिस्ट ने आपको डिफेम करने की भी पूरी कोशिश की। स्वागत है सर आपका द वॉरियर स्पीक्स में। थैंक यू रितिका। हम आपसे भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव पे कुछ सुनना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। सर्वप्रथम इस 75वें आज़ादी के शुभ अवसर पर मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा अपने उन बहादुर वीरों को और अपने भव्य नेताओं को जो आज हमारे देश का गौरव हैं, जिन्होंने अपने बलिदान, अपनी निष्ठा, अपने जज्बे और जुनून से हमें आज इस दिवस को मनाने का श्रेय दिया। इसी के साथ साथ हमारे वो बहादुर वीर जिन्होंने आज़ादी के बाद अपनी इस माँ भारती की सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देकर अपने देश को कहीं पे भी किसी वक्त भी आँच नहीं आने दी आज तक, उसके लिए मैं बार बार नमन करता हूँ। एंड आई रियली सैल्यूट टू आवर ब्रेव हार्ट्स। अगर आज हम बिल्कुल हमारे भाई बहन और हमारी बेटियां और हम एक आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बिल्कुल निडर होकर कंधे से कंधा मिलाकर अग्रसर हो रहे हैं आत्म भारत के लिए, तो इसका श्रेय जाता है हमारे उन वीर सेनानियों को जो आज तैनात हैं अपनी ड्यूटी पर, जम्मू कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेके राजस्थान की तपती हुई रेत पर। ज़रूरी है कि इनका जो हमारे वीर सैनिकों का जो योगदान है अपने देश के लिए और जिसके कारण आज हम सर उठाकर कहीं भी चल सकते हैं और अपना काम बिल्कुल निडर होकर कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम इससे जुड़ें। आज अपने इतिहास के बारे में जानना और अपनी संस्कृति और अपना स्वतंत्रता संग्राम आज इस 15 अगस्त पे मैं कहना चाहूँगा। इसी विषय को मद्देनज़र रखते हुए जो आज़ादी का महोत्सव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका आगाज़ किया है, उसका मेन मुद्दा है कि अपनी उभरते भारत की शक्ति, हमारे उभरते भारत की शक्ति है हमारा युवा, उनको अपने इतिहास के बारे में बताया जाए, अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाए, अपने विचारों के साथ जोड़ा जाए और वो जाने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से हमारे वीर सेनानियों ने ये आज़ादी हासिल की। ये बहुत ही दूरदृष्टि की सोच है उनकी और ये उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा। और इतना मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आज का युवा इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में और अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के साथ जुड़ेगा तो आने वाला वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत एक सर्वप्रथम शक्तिशाली और वर्ल्ड का नंबर 1 देश होगा। बिल्कुल सही सर। जैसे हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, तो आते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस का कितना बड़ा रोल रहा है 1947 के बाद। रितिका, 1947 से पहले भी भारतीय सैनिक जाने गए अपने शौर्य के लिए और 47 के बाद और आज तक
कई शौर्य गाथाएँ लिखी हैं हमारे वीर सैनिकों ने, चाहे वो 1947-48 में कश्मीर का युद्ध था, जहाँ पर हमारी सेना को भेजा गया जब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आर्मी और इस्लामिक फोर्सेस श्रीनगर के एयरपोर्ट से कुछ ही मील दूर थी। ये भारतीय सैनिक ही थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए खदेड़ फेंका उनको कश्मीर से बाहर, और पूरे कश्मीर का मेजर हिस्सा उस टाइम हमने अपने कब्जे में लिया। 1947-48 के बाद अगर आप शौर्य गाथा देखें, 1962 का आप देखिएगा, चाहे हमें उस पर थोड़ा सा सेटबैक था, हमारे देश को लगा चाइना के साथ, लेकिन हमारे भारत की सेना उस पर भी अपने शौर्य में पीछे नहीं हटी। मिसाल है जंग जसवंतगढ़ की लड़ाई और हजांगला की लड़ाई। जंग जसवंतगढ़ की लड़ाई में हमारे गढ़वाल के सैनिक और हजांगला की लड़ाई में हमारे कुमाऊं के सैनिक, उनके शौर्य ने अलग से एक गाथा लिखी। उसके बाद 1965, 1971 और कारगिल से पहले IPKF में हिंदुस्तान आर्मी को भेजा गया था, हमारी भारतीय सेना को भेजा गया था पीस कीपिंग मिशन के लिए, जिसको बाद में बदला गया पीस इन्फोर्सिंग मिशन। लेकिन किस कंडीशन में गए वो हर आदमी उससे वाकिफ़ है, लेकिन हमारे जवानों ने कभी आज तक नहीं पूछा कि क्यों और कैसे। अगर आप कारगिल का युद्ध देखें तो कारगिल का युद्ध जब हुआ तो पूरी दुनिया एक अचंभे में थी कि क्या भारतीय सेना इसको कैप्चर कर पाएगी। इन दो कठिन पहाड़ियों को, जिनकी हाइट थी 4800 से लेके 5300 फीट तक, और उन पर जाकर हमला बोलना और दुश्मन से उन चोटियों को वापस लेना एक बहुत ही कठिन काम था। और हर देश दुनिया में हर इंसान यही बोलता था कि ये हिंदुस्तान आर्मी या भारतीय सेना, इसको इम्पॉसिबल है कैप्चर करना। लेकिन मैं आज फ़ख्र से और सर ऊंचा करके कह सकता हूँ कि ये हमारी सेना है जो असंभव को संभव करती है। दुनिया सोचती थी कि हम केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भारतीय सेना ने वहाँ से भी अपने दुश्मनों को खदेड़ फेंका। सियाचिन के बारे में मैं कहना चाहूँगा, एक भारतीय सेना थी जो बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के 21,000 फीट तक -60 डिग्री पे जाकर दुश्मन का मुकाबला किया। और आज की तारीख में भी अगर आप देखें कितने काउंटर एजेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में आज़ादी के बाद और हमारे कश्मीर में, उसका एक अपना इतिहास है। और ये आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक अलग किस्म का मोटिवेशन है। फ़ख्र उनको गर्व होना चाहिए अपने भारतीय सेना पर, और भारतीय सेना ने अपनी माँ भारती का सर हमेशा ऊंचा रखा है, अपने तिरंगे की शान हमेशा ऊंची रखी है, कभी उसको झुकने नहीं दिया है। यही इसका एक अपना इतिहास है। सर, मैं आपसे इसी को मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि जो शौर्य गाथाएँ हैं वो कितनी यूज़फुल हैं आज की डेट में, और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपकी लाइफ में शौर्य गाथाओं का, कितना ज़्यादा रोल है? अभी सवाल है शौर्य गाथा का। देखिए, शौर्य गाथा का एक बहुत ही अलग से महत्व है। इस शौर्य गाथा को मद्देनजर रखते मेरी सोच ये कहती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आगाज़ किया है आज़ादी के इस महोत्सव का। अगर उन्होंने ये सोच रखी है बहुत दूरदृष्टि के साथ, इस आज़ादी के महोत्सव को उन्होंने बोला है कि हम जन भागीदारी में इसको कन्वर्ट करेंगे, जन उत्सव से इसको जन भागीदारी में कन्वर्ट करना है। इस कहने का अभिप्राय है कि हर एक देश के हर नुमाइंदे को जुड़ना है अपने इस जन भागीदारी में, और अपने युवा शक्ति जो हमारी उभरता भारत की मेन ताकत है उसके साथ कनेक्ट होना है। किससे कनेक्ट होना है, किस तरीके से कनेक्ट होना है, शौर्य गाथा एक सबसे बड़ा माध्यम है।
मालूम नहीं आपने शौर्य गाथा शायद सुनी हो या ना सुनी हो अपने बचपन में, लेकिन मेरे को अपना बचपन याद है। हर एक शाम होती थी जब कोई ना कोई एक कहानी या किस्सा या शौर्य गाथा सुनाई जाती थी, चाहे वो अपने देश के प्रति हो या अपने कल्चर के प्रति हो या अपने परिवार के प्रति हो। शौर्य गाथा का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर आज कोई पूछे और मेरे फ्रेंड्स मेरे से सवाल करते हैं कि आप में क्या ऐसी चीज़ है कि जो आपको मोटिवेट करती है अपने देश के लिए जान देने के लिए, शौर्य गाथा है। ये हमारी यूनिट, हमारी रेजिमेंटेशन का कमाल है। जब हम अपनी रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं तो हमारी रेजिमेंट की जो शौर्य गाथाएं हैं हमें उनसे वाकिफ कराया जाता है। उसी तरीके से हमारे जितने जवान हैं हम उनको अपनी शौर्य गाथा से वाकिफ कराते हैं। ये नाम नमक निशान 3 चीज़ें जो हैं, क्या उसका किरदार है, किस तरीके से हमने उसको हमेशा हमेशा अपने नमक की, अपने नाम की, अपने निशान है हमारा कलर, देश के लिए हमारा निशान है तिरंगा, किस तरीके से हमने इसकी इज्जत रखनी है। और जब वो शौर्य गाथा को देखते हैं तो वो बनता है एक यूनिट का ट्रेडिशन, वो बनता है एक यूनिट का कल्चर। इसी प्रकार से अगर एक परिवार को आप लेते हैं, जब परिवार के बच्चे को अपने परिवार की हिस्ट्री का मालूम हो, अपने परिवार का इतिहास का मालूम हो, तो उसमें एक अलग सा जुनून और जज्बा आता है। तो देश तो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम कितनी शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है, और आज हमारी इस शौर्य गाथा जो हमारे युवा पीढ़ी है उसमें वॉइड जो आ रखा है वो है हमारी टेक्नोलॉजी का। एक फोर्स भी है, फोर्स मल्टीप्लायर है, इसके बिना गुजारा नहीं। लेकिन माँ बाप की जिम्मेवारी और पेरेंट्स की जिम्मेवारी, अपने रोल से हटकर एक गैजेट हमने बच्चों के हाथ में दे दिया। हमें वापस से वो दादी और नानी माँ की कहानी वापस लानी है शौर्य गाथा के लिए। और इसीलिए मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जन भागीदारी आंदोलन क्यों नाम दिया है कि हर आदमी हर जगह पे कनेक्ट हो अपनी युवा शक्ति के साथ और जोड़े उनको अपने इतिहास के साथ, शौर्य गाथा के माध्यम से, अपने इतिहास के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से। सर मैं तिरंगे और शौर्य गाथाओं से ही अभी हाल ही में लाल चौक में भी एक रैली निकली थी जो तिरंगे को लेके निकली थी, और आजकल सोशल मीडिया में सब लोग अपना तिरंगा डीपी भी लगा रहे हैं और सारा इतना नेशनलिज्म को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो सर सोशल मीडिया का कितना बड़ा योगदान है, जो यूथ है सब लोग इतना उत्साहित होकर अपनी डीपीज बदल रहे हैं और तिरंगे को लगा रहे हैं, उस चीज़ में आप क्या बोलना चाहेंगे? रितिका, कश्मीर में तिरंगा लहराना, मैं एक सोल्जर होने के नाते और मेरी 70% जो सर्विस रही है कश्मीर में रही है, एक यंग ऑफिसर से लेकर के मेजर जनरल तक हर लेवल पे मैंने काम किया है, एज ए मेजर, एज ए कर्नल, एज ए ब्रिगेडियर, एज ए मेजर जनरल। मैं ये कहूँ कि आज जो तिरंगा लहर कश्मीर में चली है, पिछले आज़ादी से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ था। इसका महत्व ही अलग है। आज हर गली में, हर घर में तिरंगा तिरंगा है और शौर्य गाथाएं गूंज रही हैं। बच्चों को महत्व पता चला है इस तिरंगे का। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से किस तरीके से मोटिवेशन मिलेगा, देखिए एक सैनिक के लिए तिरंगा बहुत ही एक अलग स्थान रखता है। हमें इस तिरंगे का महत्व मालूम है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को इस तिरंगे के बारे में नहीं बताएंगे, आज हर एक बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा है, वो तिरंगे की फ़ोटो देखता है और तिरंगे के साथ गूंजता हुआ देशभक्ति का गीत देखता है, कहीं ना कहीं दिल में खून खड़कता है, कहीं ना कहीं देश भावना की गूंज आती है। तो मैं तो मानूंगा कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और होगा और होना भी चाहिए, और आगे भी हमारे देश को
इसी प्रकार से इस तिरंगे की लहर को जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल सर। सर वहीं हाल ही में अभी एक अग्निपथ स्कीम आई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ काफ़ी भड़का हुआ था, अलग अलग जगहों में अलग अलग लोग इसके बारे में विचार रख रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? रितिका, बहुत ही आपने सेंसिटिव सवाल मेरे से पूछा है। अगर आप मेरे को एक सैनिक होने के नाते से पूछें तो मैं इसमें संकोच करूंगा कुछ कहने में, लेकिन एक देशभक्त होने के नाते से पूछें, एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उसके साथ मिलता जुलता, लेकिन इसके साथ निहायत जरूरी है कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कहाँ कहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमेशा ये ध्यान रहे कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं ये हमारे देश का ब्रह्मास्त्र है, किसी भी देश का एक अल्टीमेट टूल रह जाता है किसी देश के पास जब वो इसको इस्तेमाल करने पे आता है। इसके बाद कोई शक्ति नहीं बचती आपके पास। जिस सोच से अग्निवीर को लाया गया है, बहुत बेहतरीन सोच है। ये सोच मिलती है आज हमारे ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाज किया है आज़ादी का महोत्सव के साथ। इसमें हमारा युवा जुड़ेगा अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू इट्स कल्चर, टू इट्स हेरिटेज, टू इट्स अचीवमेंट। जब वो 4 साल फौज में रहेगा तो एक अलग से पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ का देखेगा उसमें। तो मेन मुद्दा है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी को है उसको जोड़ना है अपने देश के इतिहास के साथ, अपने देश के कल्चर के साथ, अपने देश की संस्कृति के साथ। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप साथ लेके चलते हो तो बहुत ही बेहतरीन कदम है। लेकिन कि हमारी फौजें, हमारी आर्म फोर्सेस की ओवरऑल इम्पैक्ट पे इफेक्ट ना हो तो इसको हमें फेज्ड मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करें, और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे शौर्य गाथाओं पर, तो मैं चाहूँगी कि आप भी हमें एक शौर्य गाथा बताएं, क्योंकि मुझे ये पता है कि फौजीज़ के पास काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती हैं। Ritika, life is full of incident and there are a series of things which have been happening since I have been throughout in all operations. Since you have asked me to give you a Shaurya Gatha, see, from my lieutenant days to the rank of Major General, I have participated in all operation. चाहे वो ऑपरेडेंट था, चाहे वो ऑपराक्रम था, चाहे वो ऑपरक्षक पंजाब था, चाहे श्रीलंका था, और कश्मीर और हमारा नॉर्थ ईस्ट। एक मैं छोटी सी आपको घटना बताना चाहूँगा। गॉड ब्लेस हिज सोल, आवर ब्रेव हार्ट, ब्रेव सोल्जर, ब्रेव लीडर जनरल बिपिन रावत, हमारे प्रथम CDS जो आज हमारे बीच पे नहीं रहे। वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे बारामूला डिवीज़न के, जिस डिवीज़न को मैंने कमांड किया बाद में। बहुत एक महत्वपूर्ण डिवीज़न है हमारी इंडियन आर्मी की, और मैं एक ब्रिगेड कमांडर की हैसियत से उनके अंडर कमांड था। सबसे यंग ऑफिसर था उनकी कमांड में। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पर तो 1 महीने के कार्यकाल के बाद उन्होंने कहा कि माइक, एक बटालियन का सेक्टर था माइक रिच लाइन, कि यहाँ से तेरे इलाके से गर्दन कटेगी। मैं आज तेरे को वार्न कर रहा हूँ और यू बी केयरफुल। तो मैंने उनको एक ही अल्फाज कहा, एक ही जवाब दिया। मैंने कहा जिस दिन इस इलाके से मेरी इलाके से गर्दन कट गई तो उस दिन आप मेरी गर्दन भी काट देना। एंड आई टेक दिस चैलेंज। जो आपने मेरी वीकनेस को बोला है कि ये मेरी वीकनेस है, दैट विल बी माई स्ट्रेंथ। और मैं आज ये कहना चाहूँगा
कि वो एक ऐसे लीडर थे जो चैलेंज देना पसंद करते थे और चैलेंज लेना भी पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा कि सोचकर बोलना, ये जो आप कह रहे हो मैंने पूरी सोच और समझ से कह रहा हूँ, और मैं आज सर ऊंचा करके कह सकता हूँ, वो तो क्या मेरी किसी भी बटालियन के इलाके में, और ये मेरी अचीवमेंट रही है पूरी सर्विस में। मैंने हमेशा एक ही नारा दिया है, मैंने ये वर्दी पहनी है शहीद होने के लिए नहीं, दुश्मन को मारने के लिए। और दुश्मन को मारते मारते अगर मेरे को शहीद भी होना पड़े उसकी मेरे को फिक्र नहीं है। ये मेरा हमेशा अपने जवानों के साथ, अपनी टीम के साथ, कि आज हम ऑपरेशन में जा रहे हैं मरने के लिए नहीं, लेकिन मारने के लिए। तो मैं कभी नहीं कहता कि मैं शहीद होने के लिए इस वर्दी को पहना हूं। शहीद होना एक कर्म करते करते शहीद होना अलग बात है। तो उसी तत्व को रखते हुए जब मैंने इस टास्क को पूरा किया और उसी बटालियन के इलाके में से पाकिस्तान बुखलाया हुआ था, कुछ नहीं कर पाया, और किसी भी बटालियन के इलाके में, और वो बटालियन मेरी बेस्ट बटालियन बनी, जिसको सर बिपिन रावत ने बोला था कि यहाँ से तेरा सर कलम होगा किसी जवान का, और श्रीनगर की बेस्ट बटालियन डिक्लेयर की गई। और आर्मी कमांडर ने उस बटालियन को 9 आर्मी कमेंडेशन कार्ड ऑन द स्पॉट दिए। और पाकिस्तान घबरा कर जब कुछ नहीं कर पाया तो उसने एक्शन लिया कृष्णा घाटी में, और हमारे प्यारे भाई जो हमारे मीडिया वाले थे उन्होंने डिफेम किया GS रावत को अपना उड़ी सेक्टर और रामपुर सेक्टर में। और जनरल रावत उस दिन फख्र से कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि यू हैव डन व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी डूइंग। गॉड ब्लेस हिज सोल एंड आई रियली सैल्यूट हिम। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और हमें इतने सारे किस्से सुनाए। Thank you, Ritika. Be ready to watch again. I'll be back with Indian Affairs for India Matters with lots of Gaurav Gathas. जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए द वॉरियर स्पीक्स। जनरल रावत ने अपने 37 साल के सैनिक कार्यकाल की शुरुआत 7 डोगरा से की और उसके बाद विभिन्न पदों पर बखूबी कार्य किया। आपने उरी में बटालियन कमांड की, जहां आपने एक इतिहास रचा जब आपने श्रीनगर उरी मुजफ्फराबाद में मुगल रोड को खोला। यह अपने आप में ही खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अपने कार्यकाल के दौरान आपने पीर पंजाल ब्रिगेड, जो कि भारतीय सेना की एक हिस्टोरिक ब्रिगेड और बारामूला बेस्ड डैगर डिवीज़न का हिस्सा है, कमांड की। तत्पश्चात आप कश्मीर में डैगर डिवीज़न में GOC रहे। उसके बाद आपने IMA देहरादून में डेप्यूटी कमांडेंट की भूमिका निभाई और फाइनली टेरिटोरियल आर्मी के ADG की पोजीशन से रिटायर हुए।